हेलो एस्पिरेंट्स, वेलकम टू डेली न्यूज एनालिसिस ऑफ इंडियन एक्सप्रेस। आज तारीख है 3 जुलाई। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फ्रंट पेज पर पॉलिटिकल न्यूज है दैट अजीत पवार जो कि एनसीपी के थे, ये अपने कुछ एमएलएस के साथ बीजेपी में ज्वाइन कर लिया है उन्होंने। ठीक है, तो अब महाराष्ट्र वालों को मुबारक हो। डबल नहीं, ट्रिपल इंजन सरकार। एनीवे, मेरे वर्ड्स नहीं है, महाराष्ट्र के सीएम के वर्ड्स हैं, ट्रिपल इंजन सरकार। सो लेट्स मूव अहेड। तो यहाँ पर हमारे काम का कुछ नहीं है, सिर्फ यहाँ पर है कि आर्मी में काफ़ी शॉर्टेज है। देयर इज अ शॉर्टेज ऑफ अराउंड 8,000 ऑफिसर्स इन आर्मी, ये मेजर और कैप्टन रैंक पे। ओके, इससे छोटी सी बात थी। आगे बढ़ते हैं। ये सब स्टडी न्यूज है, अगेन नहीं है काम का। यहाँ पर दिल्ली गवर्नमेंट डेवलप करना चाह रही है दिल्ली को एज अ डेवलपिंग सॉरी डेवलपिंग एज आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हब। ओके, तो उसको लेके कुछ प्लान है इनके। ये भी पॉलिटिकल न्यूज है। लेट्स गो अहेड, ऑल आर पॉलिटिकल न्यूज। ये यहाँ पर एक छोटा सा इन लोगों ने बताया है कि ये जो 108 है इसका रेलेवेंस क्या है हमारे हिंदुइज्म में। तो 108 को ये लोग काफी प्योर मानते हैं, क्योंकि हमारी जो जाप करने की माला होती है उसमें 108 बीट्स होते हैं। ठीक है, 100 टाइम ही आपको वो उच्चारण करना होता है। उसके अलावा 54 लेटर होते हैं संस्कृत अल्फाबेट में। तो अगर दोनों को फेमिनाइन एंड मैस्कुलाइन सिंबल के तौर पे डिनोट किया जाए, दैट इज शिव एंड शक्ति, तो ये भी 1088 बनता है। ओके, तो यहाँ पे उन्होंने छोटा सा रेलेवेंस दिया है 108 का। आगे बढ़ते हैं। सेंसस फिर से डिले होगा हमारा, क्योंकि अभी पहले क्या कोशिश की जा रही है कि ये जो इन्यूमरेट की जाती है ना बाउंड्रीज, उसे इन्यूमरेट करने के लिए इन्होंने जो डेडलाइन थी उसको बढ़ा के 1 जनवरी कर दी है। तो जब तक ये एन्यूमरेट नहीं होती हैं बाउंड्री लाइंस, उसके बाद ही करीब 6 मंथ बाद जाकर ही आप सेंसस कंसिडर कर सकते हैं। ठीक है, ये देखिए, सेंसस न्यूमरेटेड कैन ओनली बिगिन अ फ्यू मंथ आफ्टर एडमिनिस्ट्रेटिव बाउंड्रीज आर फ्रोजन। और क्योंकि अगले साल फिर जनरल इलेक्शन आ जाएंगे, तो पॉसिबिलिटी है कि ये सेंसस 2023 में भी नहीं हो पाएगा। एंड डोंट फॉरगेट कि हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो डिलिमिटेशन करना है दोबारा सीट्स का, वो 2026 में करना है। तो एक तरह से अच्छा भी है अगर ये सेंसस थोड़ा लेट ही होगा 2024 के अराउंड, तो जो लेटेस्ट पॉपुलेशन डेटा होगा वो हमारे पास होगा। तो जो पार्लियामेंट्री सीट्स फ्रीज की गई थी 2002 में, 2001 में 2026 तक, तो उस सेंसस की बेसिस पे ये डिवीजन फिर 2026 में लिया जा सकता है। ठीक है, तो ये रिलेट कर सकते हैं आप दोनों चीजों को, शायद इसीलिए जानबूझकर डिले किया जा रहा है सेंसस को। चलिए, यहाँ पर बैंक के एनपीएस कम हुए हैं, तो मैंने आपको बताया था कि मोस्टली ये कम हुए हैं क्योंकि आपने राइट ऑफ कर दिए हैं। ऐसा नहीं है कि बैंक की परफॉर्मेंस में कोई ज्यादा फर्क आ गया है। यहाँ पे तमिलनाडु के गवर्नर पर यही आर्टिकल है कि आप कॉन्स्टिट्यूशन की लिमिट्स को क्रॉस मत कीजिए। फिर यहाँ पर है कि ब्रिक्स समिट में और भी नए मेंबर ऐड करने की बात की जा रही है। देखिए, पहले तो इंट्रोडक्शन आपके पास रेडी होना चाहिए, तो इस तरह का डेटा आपको जरूरी हो जाता है कि ब्रिक्स में ये जो 5 कंट्री है, दे रिप्रेजेंट 40% ऑफ वर्ल्ड पॉपुलेशन एंड 23% ऑफ ग्लोबल जीडीपी। ठीक है, देन उसके बाद अब हो क्या रहा है कि यहाँ पर 5 न्यू एप्लीकेंट्स आए, सऊदी अरेबिया, इंडोनेशिया, यूएई, इजिप्ट एंड अर्जेंटीना। तो ये लोग ज्वाइन कर सकते हैं इसको। अब इंडिया के लिए वरी ये है, और पहली बात तो कि इस बार केप टाउन में होगा ये समिट, इस साल का, साउथ अफ्रीका केप टाउन। तो इंडिया के लिए वरी क्या है यहाँ पर? इंडिया के लिए वरी वाली बात ये है कि ये जो 5 कंट्रीज जो एप्लीकेंट है ना, दे ऑल 5 आर मेंबर ऑफ चाइनाज बेल्ट एंड रोड इनिशिएटिव। तो ये एक इशू बनता है कि, तो ये कहीं ना कहीं चाइना के डोमिनेंस को और ज्यादा बढ़ा देगा। तो इंडिया इसलिए ज्यादा सोच नहीं रहा है कि ये होना चाहिए। लेकिन क्या है कि आप ज्यादा डिनाई भी नहीं कर सकते, क्योंकि इन सभी 5 कंट्री के साथ आपके रिश्ते भी बहुत अच्छे हैं, तो आप उनके एंट्री को एक हद से ज्यादा डिनाई नहीं कर सकते। क्लियर? तो ये पहला कंसर्न है। उसके बाद कहीं ना कहीं कि रशिया, जब से यूक्रेन वॉर शुरू हुई है ना, तब से चाइना ने टोटल सपोर्ट दिया है रशिया को। तो रशिया चाइना ऑलमोस्ट एक साथ हो जाते हैं। ठीक है, तो इंडिया अगर ऐसे में इनकी एक्सपेंशन को अपोज भी करता है तो भी प्रॉब्लम होगी इंडिया के लिए। तो इसे हमारे जो
फॉरेन मिनिस्टर है, उन्होंने किस तरीके से समराइज किया था दैट दिस ब्रिक एक्सपेंशन इज ए वर्क इन प्रोग्रेस। और अगर आपको अपना कंक्लूजन करना होगा आंसर में, तो आप इस तरह से यूज कीजिएगा वर्ड्स को दैट एनी एडिशन ऑफ न्यू मेंबर मस्ट फॉलो केयरफुली थॉट आउट ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया फॉर मेंबरशिप mutually discussed among the present members so that all are on the same page regarding the logic of expansion। देखिए इस तरह के सेंटेंस जब आप अपने कंक्लूजन में यूज करते हैं ना, तो वो एक बहुत ही बैलेंस्ड आंसर देता है आपको, तो इसलिए ये एडिटोरियल्स पढ़ना जरूरी हो जाता है। अब देखिए यहाँ पर एक आर्टिकल आया है, बहुत अच्छा आर्टिकल है, इंडिया को लेके इन्होंने लिखा है, ठीक है। तो ये मैं आपको यहाँ से नहीं कराऊंगा, ये मैं आपको अलग से एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद मैंने हाईलाइट कर दिया है, आप रीड कर सकते हैं, तो मैं आपको अलग वे में समझाता हूँ, ठीक है। चलिए देखिए वो आर्टिकल क्या कह रहा है कि अभी 2023 में, मैं पेन चेंज कर लेता हूं, 2023 2023 में अभी हमारी जीडीपी का साइज है 3.4 ट्रिलियन। ओके, वो कह रहे हैं कि 2030 तक ये बढ़ के हो जाएगा 8 ट्रिलियन डॉलर, ठीक है। देखिए इनको ड्राइव करने के लिए ड्राइवर्स क्या होंगे, फैक्टर्स क्या होंगे, ठीक है। तो मल्टीपल ड्राइवर्स की जब हम बात करते हैं, तो सबसे पहला होता है स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट, जैसे एक्सप्रेसवे बनाना, हाईवेज बनाना, ठीक है, न्यू एयरपोर्ट्स बनाना। तो इस तरीके से स्टेट वुड इन्वेस्ट करे, इंफ्रास्ट्रक्चर इंप्रूव करे कंट्री का। फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करूं मैं तो देखिए इंफ्रास्ट्रक्चर दो तरह के होते हैं, फिजिकल एंड सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर। सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में आ जाता है हेल्थ, एजुकेशन, ठीक है, इस टाइप की सोशल चीजें। फिजिकल में आ जाते हैं हमारे रोड्स, रेलवेज, एयरपोर्ट्स एंड सो ऑन, ठीक है, ये सब फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर। तो इनका कहना है कि हमें अगर 8 ट्रिलियन इकोनॉमी जो हमारी बनेगी, उसके लिए जरूरी है कि स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट हो इन दोनों सेक्टर में, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में भी, सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर में। क्योंकि अगर अच्छा एजुकेशन नहीं है, अच्छी हेल्दी सोसाइटी नहीं है आपकी, तो भी आपका देश प्रोग्रेस नहीं कर सकता, क्योंकि पुअर हेल्थ से आपकी प्रोडक्टिविटी कम होती है एज अ वर्कर, ठीक है। अब जब स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसके साथ साथ ही आ जाता है प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, इसे हम कहते हैं क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। कैसे? जैसे कि अगर कहीं से किसी बैरन लैंड है सपोज, वहां से गवर्नमेंट कोई हाईवे या एक्सप्रेसवे बिल्ड कर देती है, तो प्राइवेट इन्वेस्टर्स भी आते हैं कि चलिए यहां पर हम होटल्स बनाएंगे, यहां पर हम बिजनेस करेंगे, क्योंकि यहां पे हम मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, तो हाईवे के थ्रू हमें अपना सामान ट्रांसपोर्ट करना ईजी हो जाएगा, हमारी लॉजिस्टिक्स इंप्रूव हो जाएंगी। ओके, तो जब स्टेट कहीं पर इन्वेस्ट करता है और उसको फॉलो करते हुए प्राइवेट इन्वेस्टमेंट आता है, तो उसे हम कहते हैं क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट, ठीक है। और ये सबसे ज्यादा अभी हमें किस सेक्टर में देखने को मिल रहा है? ई कॉमर्स में। ओके, जोमैटो हो, जेप्टो हो, फ्लिपकार्ट हो, ये सब। उसके बाद ग्रीन एनर्जी में सबसे ज्यादा सोलार में हमें देखने को मिल रहे हैं। इसके अलावा फाइनेंशियल सर्विसेज, बहुत सी एप्स आ गई हैं जो आपको लोन दे रही हैं, इंस्टेंट लोन, ओके, लोन इन 1 आवर एंड सो ऑन, ठीक है। तो इस तरह से ये जो प्राइवेट इन्वेस्टमेंट है ये और ज्यादा आता है। गवर्नमेंट ने क्या किया? गवर्नमेंट ने ज्यादा से ज्यादा लोगों को बैंकिंग सेक्टर में ले आया, जनधन योजना जब चलाई थी। और जैसे जैसे लोग और ज्यादा बैंकिंग सेक्टर में आ गए, तो प्राइवेट वाले भी अलग अलग फाइनेंशियल सर्विसेज ऑफर करने लगे, क्रेडिट लोन ऑफर करने लगे, वो इंश्योरेंस ऑफर करने लगे। ओके, देन ये दो फैक्टर हो गए, इन्वेस्टमेंट, स्टेट लेड इन्वेस्टमेंट एंड क्राउडिंग इन ऑफ प्राइवेट इन्वेस्टमेंट। इसके अलावा एक और इंपॉर्टेंट फैक्टर क्या होगा? इंक्रीजिंग कंजम्पशन, ठीक है। इंक्रीजिंग कंजम्पशन ये क्यों होगा? क्योंकि जैसे जैसे लोगों की इनकम बढ़ती है, तो वो कंजम्पशन भी बढ़ जाता है। अब अगर आप एक जनरेशन पीछे देखेंगे, तो हमारे जो पेरेंट्स या उनके भी पेरेंट्स की जनरेशन थी, वो ज्यादा से ज्यादा सेविंग करने पे ध्यान देती थी। ओके, लेकिन आज की सोसाइटी बिलीव करती है, स्पेशली यूथ जनरेशन की, जो आ रहा है खर्च करो, अच्छी लाइफ जियो। तो ये हमारा जो कंजम्पशन है ना, ये और बढ़ता जाएगा धीरे धीरे, ठीक है। और इनकम उसमें एक फैक्टर होगा ही। मतलब आप कह सकते हो कि हम भी वेस्टर्न्स की तरह कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी की तरफ मूव कर रहे हैं, सेविंग कम करते हैं, खर्चे ज्यादा करते हैं, फ्यूचर की चिंता कम करते हैं अब, ठीक है। तो ये कंज्यूमरिस्ट सोसाइटी जनरली वेस्टर्न कंट्रीज में ज्यादा देखने को मिलती है। अगर आप देखेंगे तो सबसे ज्यादा कर्ज, लोन सबसे ज्यादा अमेरिकन पे होता है। वो क्रेडिट कार्ड लेते हैं, लोन से अपना पैसा जो भी आता है खर्च करते हैं, फिर जब सैलरी आती है तो उससे वापस से भर देते हैं, ठीक है। वो कंज्यूमरिस्ट टाइप की सोसाइटी थी, क्योंकि उनका सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि कल को आप बीमार हो जाओ या आपके बच्चों के एजुकेशन में दिक्कत आए, तो वहां की सोशल सिक्योरिटी बहुत अच्छी है। इंडिया में ऐसा नहीं है।
हमारे यहाँ पेंशन, इंश्योरेंस, हेल्थ सेक्टर उतना अच्छा नहीं है अभी, इसलिए लोगों को खुद से सेविंग करनी पड़ती है, वो स्टेट पे रिलाय नहीं कर सकते। ऑलराइट, तो अब ये कह रहे हैं कि इसके लिए हमें कुछ फैक्टर रिफॉर्म करने होंगे, फैक्टर्स ऑफ मार्केट। अब देखिए यहाँ पर फैक्टर से इनका मतलब क्या है, ये होता है कि जब भी कोई बिजनेस करना होता है हमें, तो हमें क्या चाहिए, उसके लिए लैंड चाहिए होता है। ओके, उसके लिए हमें वर्कर्स चाहिए होते हैं, उसके लिए हमें रॉ मटेरियल यानी कि इनपुट चाहिए होता है। ठीक है, तो ये कह रहे हैं कि इस तरह की चीजों में रिफॉर्म करने होंगे। तो सबसे पहले हमने लेबर लॉज को अपने सिंप्लीफाइड किया है, बहुत सारे लेबर लॉज थे, हमने उनको 4 कोड में मर्ज कर दिया है। ठीक है, हमारे पास 4 लेबर कोड बन के आए हैं अभी कुछ टाइम पहले ही। उसके बाद लैंड एक्विजिशन को और इजियर किया है, क्योंकि कई बार क्या होता है कि एक प्रोजेक्ट कहीं पे आता है, जैसे टाटा नैनो का प्रोजेक्ट जब वेस्ट बंगाल में गया था, तो उन्होंने लैंड एक्वायर किया, उसके बाद प्रोटेस्ट शुरू हो गया और वो लैंड रिटर्न करना पड़ा और फिर वो कंपनी मूव कर गई गुजरात में। ओके, तो लैंड एक्विजिशन की वजह से क्या होता है, डिले होता है, और डिले होने की वजह से कंपनी की कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, कॉस्ट ओवररन। ओके, तो हमें लैंड एक्विजिशन को सिंप्लीफाई करना चाहिए और किया भी है। उसके बाद स्मॉल एंड माइक्रो इंडस्ट्रीज, स्पेशली जो स्मॉल टाउन्स में है, उनको फाइनेंशियल क्रेडिट इजिली मिल सके, ये इंश्योर करना है। इसलिए काफी योजनाएं चलाई है, जैसे मुद्रा इसमें से एक योजना है, राइट। उसी तरह एक स्ट्रीट वेंडर के लिए भी एक स्कीम लाए हैं ये लोग, जहां पे आपको 10,000 रुपए तक का लोन दिया जा रहा है। तो इनको जितना इजिली आप फाइनेंशियल क्रेडिट मुहैया करा पाएंगे, उतना बेटर प्रोग्रेस कर पाएंगे हम। ठीक है, उसके अलावा बड़ी इंडस्ट्रीज के लिए हम लोग क्या लेकर आए, प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, स्पेशली ग्रीन एनर्जी और सेमीकंडक्टर्स के लिए। लाए बहुत सारे सेक्टर्स के लिए हैं, लेकिन ये 2 बहुत इंपॉर्टेंट है इनमें से। प्रोडक्शन लिंक इंसेंटिव, ये मैं पिछले 3 वीडियो से आपसे कह रहा हूँ, इसको पढ़ लेना अपने इकोनॉमी के नोट से। ठीक है, उसके बाद इंडिया के पास सबसे बड़ा एडवांटेज क्या है कि इसके पास सबसे यूथफुल वर्कफोर्स है, वर्ल्ड में सबसे यूथफुल वर्कफोर्स हमारे पास, जिनकी एवरेज एज है 29 ईयर्स। करीब करीब 6 लाख, हर साल 6 लाख इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स हमारे यहाँ से होते हैं। तो वैसी बात है कि कंपनी यहाँ आके इन्वेस्ट करना ज्यादा पसंद करेंगे इंडिया में। ठीक है, लेकिन अब डिवीजन भी बहुत हैं, जैसे अगर आप साउथ के और वेस्ट के स्टेट देखेंगे, तो ये ज्यादा डेवलप दिखते हैं हमें, चाहे वो गुजरात हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटका हो। ठीक है, इनफैक्ट कर्नाटका की ग्रोथ रेट बिहार से 4 टाइम्स ज्यादा है। ठीक है, तो अब इस वजह से क्या होता है कि जॉब की अपॉर्चुनिटीज में यहाँ से लोग इधर जाते हैं, और इस चक्कर में सोशल, जो सोशल फैक्टर है ना, वो बीच में आ जाता है, माइग्रेशन होने लगता है ज्यादा से ज्यादा। और फिर हमारे यहाँ ऑलरेडी इतने डिवीजन है इंडिया में, रीजनल बेसिस पे लोग लड़ने को तैयार हैं। ओके, लोग क्लास के नाम पे, कास्ट के नाम पे, लैंग्वेज के नाम पे, तो ये जो इंटरनल माइग्रेशन होता है ना, ये फिर कुछ लोग खड़े हो जाते हैं, उसको एज अपनी पॉलिटिक्स के लिए यूज करने लगते हैं कि बाहर वाले आके क्यों जॉब ले रहे हैं हमारे स्टेट में। उसे आप कहते हो सन ऑफ द सॉइल थ्योरी, सन ऑफ सॉइल थ्योरी बीच में आ जाती है। ऑलराइट, फिर अगर पॉलिटिकल एंगल की बात करें हम, तो फेडरल पॉलिटी है हमारी कॉन्स्टिट्यूशन में। ठीक है, लेकिन अभी 2014 से हम लोग क्या देख रहे हैं, बहुत ज्यादा सेंट्रलाइजेशन हो रहा है। फॉर एग्जाम्पल कि फॉक्सकॉन का जो प्रोजेक्ट आया था सेमीकंडक्टर वाला, वो लगाना चाहते थे प्लांट मुंबई में। ठीक है, लेकिन एक ऑडियो लीक हुआ था जिसमें आया कि उद्धव ठाकरे जब कह रहे थे इनसे कि आप मुंबई में प्लांट लगाइए, तो ये कह रहे थे कि सेंटर क्लियरेंस नहीं दे रहा है, वो चाहते हैं कि प्लांट को गुजरात में मूव कर लिया जाए, शायद सूरत में। ठीक है, फिर अल्टीमेटली ये प्लांट वहां मूव कर गया। तो ये जो पॉलिटिक्स हो रही है ना जिस तरह की, अगर आप ऐसे करोगे तो फिर डेवलपमेंट कैसे होगा। मुंबई में खोलने का एक रीजन ये था क्योंकि वहां पर आपको अश्योर्ड 24/7 इलेक्ट्रिसिटी मिल सकती है, वहां पे आपको प्योर वाटर सप्लाई मिल सकता है, क्योंकि मैंने कल भी बताया था सेमीकंडक्टर में 2 चीजें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। इसलिए फॉक्सकॉन खोलना चाहता था महाराष्ट्र में, बट ड्यू टू पॉलिटिकल रीजन आपने गुजरात की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो ये भी हमारे डेवलपमेंट और इकोनॉमी को अफेक्ट करता है। उसके बाद बात करें फॉरेन पॉलिसी की, तो हमारी पॉलिसी, फॉरेन पॉलिसी ड्रिवन है बाय मल्टी अलाइनमेंट। हमें सभी देशों के साथ अच्छे संबंध बना के रखने, इसको हम कहते हैं फ्रेनेमीज। इस तरह के वर्ड्स, इस तरह के टर्म्स आप अपने आंसर में जरूर यूज करिएगा, ये इंपैक्टफुल होते हैं, ये दिखाते हैं कि आप नॉलेज रखते हैं।
फ्रेनेमीज का मतलब है कि कोई भी परमानेंट एनिमी नहीं है, कोई भी परमानेंट फ्रेंड नहीं है। जो आज एनिमी है वो कल को फ्रेंड भी हो सकता है, और जो आज फ्रेंड है वो कल को एनिमी भी हो सकता है। ठीक है, जैसे 1971 वॉर के टाइम यूएस से यूके हमारे अगेंस्ट खड़े थे पाकिस्तान के साथ, और रशिया हमारे साथ खड़ा था। ओके, लेकिन आज यूएसए हमारे सबसे ज्यादा क्लोज है, यूके हमारे सबसे ज्यादा क्लोज है, जबकि पाकिस्तान से थोड़ा दूर है यूएसए, लेकिन चाइना उनके ज्यादा करीब है। ठीक है, तो ये फ्रेनेमीज वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ये आपके आंसर को इंपैक्टफुल बनाएगा। लेकिन इसी के साथ हमें ध्यान भी रखना है कि हमें यूएसए के साथ कुछ फॉर्मल अलायंस टाइप में नहीं पढ़ना है, कि जो यूएसए का जो दुश्मन हो वो हमारा भी दुश्मन हो जाए, ऐसा नहीं है। क्योंकि हम यूक्रेन वॉर में न्यूट्रल रहे हैं, ठीक है, हमने क्रिटिसाइज नहीं किया रशिया को। हम रशिया से डिस्काउंटेड ऑयल भी परचेज कर रहे हैं और हम करते रहेंगे। और उसी के साथ साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट सेंटेंस आपको यहाँ मिलेगा जो आप लिख सकते हैं, कि हमें चाइना के साथ अपनी जो डिपेंडेंस है ना इकोनॉमी पे, उसको डी रिस्क करना है, डी लिंक नहीं करना है। डीलिंक मतलब होता है कि उनसे इकोनॉमिक रिश्ते खत्म कर लो, जो कि आपको चाय की दुकानों पे लोग बोलते हुए दिख जाएंगे। नहीं कर सकते। हमें करना है डी रिस्क, यानी उनपे इस लेवल की डिपेंडेंस नहीं रखनी है हमें, कि हम अगर वो वहां से सप्लाई बंद कर दें तो हमारी इंडस्ट्रीज ही ठप पड़ जाए। हमें डी रिस्क करना है, यानी थोड़ा अपने आप को सेल्फ सफिशिएंट बनाना है, लेकिन पूरी तरह से डीलिंक नहीं करना है। ठीक है, तो ये पूरा क्रक्स था उस आर्टिकल का, दिस वन। ठीक है, ये मैंने आपको पूरा एक्सप्लेन कर दिया है, अब आप इसको रीड कर लें, आप समझ जाएंगे पूरा। ठीक है, अब हम आते हैं इस आर्टिकल पे। ये कह रहा है कि आज इंडिया की इकोनॉमी जहां खड़ी है ना, वहां पे चाइना की इकोनॉमी 2007 में खड़ी थी। मतलब इतना डिफरेंस है दोनों में। आप देख रहे हैं कितना ज्यादा डिफरेंस है दोनों इकोनॉमी में, कि चाइना आज जहां है, हम आज जहां हैं, वहां चाइना 2007 में था। मैं एक और पेज एड कर लेता हूँ, ये भी मैं आपको डायरेक्ट समझा देता हूँ, उसके बाद आप आर्टिकल रीड करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, हम कंपैरिजन करते हुए चलते हैं। ये है चाइना और ये है इंडिया। चाइना 2007 में जहां पे था और हम आज 2022-23 में जहां पर हैं। दोनों की इकोनॉमी इस वक्त थी और हमारी है 3.5 ट्रिलियन डॉलर के अप्रॉक्स। ठीक है, अब फैक्टर ये है कि चाइना की जो इकोनॉमी थी इट वाज ड्रिवन बाय इन्वेस्टमेंट, क्योंकि इनके यहां पर हमें इन्वेस्टमेंट जीडीपी का रेशियो उस वक्त इनका जो इन्वेस्टमेंट जीडीपी रेशियो था वो 40% था। ठीक है, और बाद में ये बढ़ के और ज्यादा हो गया 43%। जितना ज्यादा इन्वेस्टमेंट होता है इकोनॉमी में, उतनी ज्यादा नई कंपनीज खड़ी होती हैं, उतनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं, और जितनी ज्यादा जॉब्स क्रिएट होती हैं उतना ही ज्यादा गवर्नमेंट के पास रेवेन्यू आता है, टैक्स। और उसी टैक्स को फिर आप यूज करके अपने सोशल सेक्टर और फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर दोनों को और बेटर बना सकते हो। इसलिए इन्वेस्टमेंट रेशियो जितना हाई होगा इकोनॉमी में, आपकी डेवलपमेंट उतनी अच्छी होगी। इंडिया में ये इन्वेस्टमेंट 33% था पहले, जो कि अब और उल्टा डिक्रीज होके हम लोग 29% पे चले गए। अब मैं आपको बताता हूँ कि ये क्यों हुआ है, हमारे यहाँ इन्वेस्टमेंट कम क्यों हुई है। देखिए, हुआ क्या है कि हमारे यहाँ पे जो इन्फ्लेशन हुआ है सिंस 2014, जब से पेट्रोल वगैरह के रेट बढ़ाए गए, जीएसटी आया, तो टैक्सेशन का बर्डन और ज्यादा बढ़ा है, कम नहीं हुआ है, वो और ज्यादा बढ़ा है। ठीक है, तो उससे क्या हुआ है, हाउस होल्ड यानी कि लोगों की जो सेविंग्स थी ना, वो डिक्रीज हो गई। लोगों की सेविंग डिक्रीज हुई। और क्या होता है, ये जो सेविंग्स होती है ना, चाहे वो लोग अपना स्मॉल ये जो स्मॉल सोशल सिक्योरिटी स्कीम चलती है गवर्नमेंट की, उनमें जो इन्वेस्ट करते थे लोग, बैंक में रखते हो चाहे उसमें इन्वेस्ट करते हो, या किसान विकास पत्र है जैसे इसमें 7 ईयर्स के लिए लॉक हो जाता है, या गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में लोग इन्वेस्ट करते हैं। जब आपकी चीजें बाहर महंगी हो गई तो आपके एक्सपेंस बढ़ गए, और आपके एक्सपेंस बढ़ने की वजह से आपकी सेविंग रिड्यूस हो गई है। और सेविंग जब आपकी कम हो गई, अब मेरे पास अगर सरप्लस बचा ही नहीं है सेविंग, तो मैं इन्वेस्ट कहां करूंगा, राइट। क्योंकि मेरा खर्चे में ही चला जा रही है मेरी इनकम, तो मैं इन्वेस्ट कैसे करूंगा। तो ये जो हमारे यहाँ चीजें बढ़ी है इन्फ्लेशन की वजह से, इस वजह से हमारा सेविंग रेट कम हुआ है, और सेविंग रेट कम होने की वजह से ही हमारा इन्वेस्टमेंट रेट भी कम हुआ है। ठीक है, उसके बाद उस वक्त चाइना की जो भी ग्रोथ थी वो एक्सपोर्ट लेड थी, बहुत ज्यादा एक्सपोर्ट बहुत ज्यादा कर रहे थे ये लोग। जैसे 2007 में ये एक्सपोर्ट कर रहे थे 1.2 ट्रिलियन डॉलर, जबकि हम आज एक्सपोर्ट कर रहे हैं 770 बिलियन डॉलर का एक्सपोर्ट। हाँ, और ये लोग इंपोर्ट कर रहे थे 950 बिलियन डॉलर, और हम इंपोर्ट कर रहे हैं 890 बिलियन डॉलर। अब देखिए, ये एक्सपोर्ट ज्यादा कर रहे हैं और इंपोर्ट कम कर रहे हैं, यानी कि इनके पास क्या बच रहा है, सरप्लस बच रहा है।
ठीक है, इनकम ज्यादा हो रही है और इनके खर्चे कम हो रहे हैं। हमारे पास उल्टा है, हमारे पास सरप्लस नहीं हो रहा है, हमारे पास डेफिसिट हो रहा है, ट्रेड डेफिसिट बोलते हैं जिसे, क्योंकि हमारे एक्सपोर्ट ज्यादा हैं और इम्पोर्ट कम है। ठीक है, तो ये भी एक बात है कि आप इकोनॉमी में भले या चाइना के बराबर खड़े हैं, हम उनकी 2007 के बराबर, लेकिन वो एक सरप्लस करंट अकाउंट लेकर चल रहे थे, जबकि हम डेफिसिट लेके चल रहे हैं, क्योंकि हम एक्सपोर्ट उतने नहीं बढ़ा पा रहे हैं जितने चाइना ने बढ़ाए थे। और क्योंकि इनके एक्सपोर्ट बढ़ रहे थे तो इनका इनका और डीपर इंटीग्रेशन होता चला गया वर्ल्ड इकोनॉमी के साथ, ग्लोबल इकोनॉमी के साथ। ठीक है, और चाइना बन गया एक एपी सेंटर वर्ल्ड के लिए, एपी सेंटर ऑफ ग्लोबल सप्लाई चेन। यहाँ पे देखिए लिखने का कम है लेकिन समझने का ज्यादा है, जितना ज्यादा आप चीजों को कनेक्ट कर पाएंगे। जबकि हमारे पास अभी तक ऐसा कुछ नहीं हुआ है कि वर्ल्ड हमारी तरफ देख रहा हो कि हमें इंडिया से सबसे ज्यादा सप्लाईज लेनी है। हम अभी भी उतना एक्सपोर्ट नहीं कर पाए, हम वर्ल्ड की जो ग्लोबल वैल्यू चेन है उसके साथ इंटीग्रेट नहीं हो पाए इतना जितना कि चाइना हुआ था। और ये चाइना ने किया कैसे था? चाइना ने अपनी जो टैरिफ होती है ना इंपोर्ट एक्सपोर्ट पे लगने वाला टैरिफ, वो इन्होंने बहुत रिड्यूस कर दिया था, ऑलमोस्ट 5.3% पे ला दिया था। जबकि हमारे यहाँ इवन 2017 में भी हमारा टैरिफ 8.8% था ऑलरेडी 2017 में, और ये फर्दर इंक्रीज कर दिया है गवर्नमेंट ने। तो उस वजह से आपकी जो एक्सपोर्ट इंपोर्ट हो रहा है ना, उस पर अफेक्ट हुआ है। अगर आप टैरिफ बढ़ा देते हैं तो आपका जो एक्सपोर्ट जा रहा है सामान, सपोज हमारे यहाँ कोई सामान बना जो जा रहा है कपड़ा सपोज, तो उसकी प्राइस बढ़ जाती है। अब अगर इंडिया में फॉरेन में इंडिया से जाने वाला कपड़ा महंगा होगा तो कौन खरीदेगा, राइट? तो ये टैरिफ जो बढ़ाया इंडिया ने टैक्स के लिए, उस वजह से भी प्रॉब्लम हुई है। उसके बाद अगर एक्सपोर्ट बास्केट की बात करें तो चाइना गुड्स सबसे ज्यादा एक्सपोर्ट कर रहा था, सर्विस कम एक्सपोर्ट करता, गुड्स ज्यादा कर। और जबकि हमारा क्या है, हम लोग सर्विस को ज्यादा एक्सपोर्ट करते हैं, गुड्स को कम एक्सपोर्ट करते हैं। देखिए सर्विस सेक्टर क्या होता है, सर्विस सेक्टर ना एक लिमिटेड जॉब्स दे सकता है। आप एक एमएनसी देखेंगे वहां अब 300 लोगों को काम करते देखेंगे, 500 लोगों को करते देखेंगे, बस सर्विस सेक्टर एक लिमिट तक ही कर सकता है ना। लेकिन जो मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर होता है, अब इमेजिन कीजिए सर्विस सेक्टर यानी कि कोई होटल या ट्रांसपोर्ट, वहां पे एक लिमिट तक ही आप एम्प्लॉय रख सकते हो ना, उतनी जरूरत होगी। लेकिन मैन्युफैक्चर सपोज कीजिए कोई क्लॉथ मिल है, आप कितने सारे लोगों को वहां एम्प्लॉय दे सकते हो ना, 7-7 हजार लोग कपड़ा मिल में काम करते हैं, जो सबसे बड़ी बड़ी मिल्स हैं। ठीक है, अगरबत्ती बनाने की फैक्ट्री 4 हजार लोग एक साथ काम कर रहे हैं। तो हम लोग अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को ज्यादा इंप्रूव नहीं कर पाए। इस वजह से हमारा जो गुड्स का एक्सपोर्ट है ना वो उतना ज्यादा नहीं है, सर्विसेज का एक्सपोर्ट ज्यादा है। इसीलिए चाइना उस वक्त भी हमसे आगे था और आज भी आगे, क्योंकि उसने पहले देखिए एग्रीकल्चर सेक्टर होती है हर इकोनॉमी में, वहां से सरप्लस जनरेट करके वो लोग जंप करते हैं मैन्युफैक्चरिंग की तरफ, लो कॉस्ट मैन्युफैक्चरिंग, कपड़ा बना रहे हैं, अगरबत्ती बना रहे हैं, फिर आते हैं सर्विस सेक्टर की तरफ। लेकिन इंडिया ने गलती ये की है कि हम एग्रीकल्चर के बाद हमने 1991 में इकोनॉमिक रिफॉर्म किए और हम डायरेक्ट जंप कर गए सर्विस सेक्टर पे, अपने मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को स्ट्रांग नहीं कर पाए। इसलिए हमारी इंडिया की ग्रोथ को कई बार कहा जाता है जॉबलेस ग्रोथ। ग्रोथ हुई है सर्विस सेक्टर एकदम पे, लेकिन जॉबलेस हुई है, उतनी जॉब्स क्रिएट नहीं कर पाए हम। और एक और रीजन ये है कि हमारे यहाँ लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन ये काफी कम है। चाइना में अराउंड 73% है लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन, हमारे यहाँ सिर्फ 50% है। और ये वेरिएशन क्यों है? मेनली ऑन अकाउंट ऑफ वेमेन, क्योंकि चाइना में वेमेन का पार्टिसिपेशन है लेबर फोर्स में 61%, हमारे यहाँ है सिर्फ 24%। ओके, और इसका दो रीजन है, अच्छा भी और बुरा भी। अच्छा ये कि अब जब मैन की इनकम बढ़ती है तो वो कोशिश करता है कि वाइफ घर संभाले, और दूसरा कि जब एक फैमिली की इनकम बढ़ती है तो सोचते हैं कि अपनी लड़की को हमें हायर एजुकेशन के लिए भेजना है, जॉब सेक्टर में नहीं भेजना है, ग्रेजुएशन के बाद पोस्ट ग्रेजुएट कर रहे हैं, पीएचडी कर रहे हैं। तो इसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव दोनों फैक्टर रिस्पॉन्सिबल है। क्लियर? तो ये आर्टिकल भी हमने कर लिया है, आप इसको पढ़ लें। चलिए नेक्स्ट आते हैं आगे। ये यहां पर जो ग्रेविटेशनल वेव डिटेक्ट हुई है उसी के बारे में बात की गई है। ये मैंने आपको पिछली बार भी समझाया था। लो फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव्स ये क्या होते हैं? एक तरह के रिपल होते हैं इन द फैब्रिक ऑफ स्पेस टाइम क्रिएटेड बाय ह्यूज ऑब्जेक्ट्स मूविंग अराउंड, स्लाइडिंग एंड मर्जिंग। अब देखिए होता क्या है कि सपोज कीजिए कि ये हमारा स्पेस टाइम है पूरा, ठीक है। अब यहां पर हमारे सन हो, अर्थ हो, एस्टेरॉइड्स हो, कोई भी बॉडी हो, ये सब कॉन्स्टेंटली मूव कर रही है ना। तो मूव करने से यहाँ पे क्या होता है, रिपल्स जनरेट होते हैं सराउंडिंग में सारे। जैसे आप इमेजिन कीजिए एक पानी में एक बोट है, जब बोट आगे बढ़ती है तो हम देखते हैं ना वेव्स ऐसी ऐसे जा रही हैं, ये रिपल्स जनरेट करती हैं। तो ये लोग कह रहे हैं कि इसी तरह से ये जो प्लैनेट्स, सन और ये सारी चीजें, गैलेक्सीज, ब्लैक होल्स, ये सब जो मूव कर रहे हैं, मर्ज हो रहे हैं एक दूसरे में, इस वजह से स्पेस टाइम में जो रिपल्स जनरेट होते हैं ना, वही प्रोड्यूस करते हैं ग्रेविटेशनल वेव्स को।
ठीक है, ये क्रक्स है इस पूरे आर्टिकल का। बाकी चीजें वही हैं जो इतने दिन से रिपीट हो रही हैं इस पेपर में। ग्रेविटेशनल वेव्स वर फर्स्ट डिटेक्टेड इन 2015 यूजिंग लेजर इंफेरोमीटर ग्रेविटेशनल ऑब्जर्वेटरी डिटेक्टर्स, बट दोज वर हाई फ्रीक्वेंसी ग्रेविटेशनल वेव जो पहले डिटेक्ट हुई थी, ठीक है, क्योंकि वो हुई थी बाय मर्जर ऑफ टू स्मॉल ब्लैक होल्स जो कि हुए थे 1.3 बिलियन ईयर्स एगो, लेकिन अभी तक उनके ग्रेविटेशनल वेव्स हमें फील हुए। ओके, नाउ ब्लैक होल्स होते क्या है? ब्लैक होल्स ऑफ मच लार्जर साइज, मिलियंस ऑफ टाइम बिगर देन आवर सन, merge regularly. Gravitational waves from several different sources form a continuous background in the universe. अब यहाँ पे साइंटिस्ट को डिटेक्ट हुआ एक साउंड हम टाइप की आवाज आ रही है ग्रेविटेशनल वेव्स से जो प्रोड्यूस हो रही है, मतलब चीजें मर्ज हो रही है स्पेस टाइम में, जो वेव्स टाइप की चीजें ट्रेवल हो रही है इनके मूवमेंट और कोलिजन से, ठीक है। तो ये एक तरह का साउंड प्रोड्यूस कर रही है हम, और हमारे एक मिनिस्टर हैं जो कि मतलब ऐसे फालतू भी नहीं है, वो रिटायर्ड आईपीएस भी हैं, उन्होंने कहा था ये हम का साउंड और कुछ नहीं है बल्कि ओम है। ओके, AUM उनका ये कहना था। ओके, मैं नहीं कह रहा हूं कि ये हम साउंड जो है जो यूनिवर्स से आ रहा है वो कोई और साउंड नहीं बल्कि वो ओम का साउंड है ना। ये बात आपको प्रीलिम्स के याद रखनी चाहिए। ओनली द वेव्स प्रोड्यूस जस्ट अहेड ऑफ द मर्जर व्हेन द एनर्जी रिलीज वाज मैक्सिमम। सबसे ज्यादा एनर्जी रिलीज कब होती है? ये जब मर्ज होते हैं ना उसके थोड़ा सा पहले, एग्जैक्ट मर्ज होने से थोड़ा पहले। देन every celestial body exerts an attractive force on every other and the force being proportional to the masses of two bodies, जो एक दूसरे पे फोर्स लगा रही है वो उनके मास के प्रोपोर्शनल होता है, बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है टू द स्क्वायर ऑफ देयर डिस्टेंस बिटवीन देम। ठीक है, ये याद रखिएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मास बट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये आपके प्रीलिम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। Then space-time were not independent entities but had woven together as a space-time. Gravitational attraction was a result of bending of fabric of space-time by heavy objects. ठीक है, but since the Earth, Sun and everything else are moving, the curvature around them moves too. It creates ripples, just like the moving boat in water create ripples. Okay, so that's all about this. एंड यहाँ पर ये जो क्वेश्चन है वहां पर बस ये है कि ये जो एक इस एसोसिएशन का नाम याद रखिए, एसोसिएशन ऑफ डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स। इसने केस फाइल किया है कि पिछले 2 साल में 22 और 23 में जो स्टेट असेंबली के इलेक्शन हुए ना, वहां पे इन पार्टीज ने अपने कैंडिडेट्स के क्रिमिनल रिकॉर्ड्स फाइल नहीं किए थे। ठीक है, देन और कुछ है, हाँ, लिथियम ये ऑटोमोबाइल्स में बैटरीज में सबसे ज्यादा यूज होता है। तो अब हो क्या रहा है कि इसकी सबसे ज्यादा डिपेंडेंस है इन कंपनीज की चाइना पे या दूसरी कंपनीज पे जो माइनिंग कर रही हैं। तो अब ये जो कार मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है ना, ये लोग सोच रही है कि हम खुद ही माइंस ले लें और खुद ही माइनिंग करें ताकि एक अश्योर्ड सप्लाई मिल सके, ताकि हमें डिपेंड ना होना पड़े किसी पे। इकोनॉमी पेज में आज हमारे कोई भी काम का नहीं है, एंड दिस इज स्पोर्ट्स पेज, दैट्स इट। चलिए, सो दैट्स ऑल अबाउट